तो महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी समर्थक, डॉक्टर अंशुल अभिजीत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही हेमंत अत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। शांत प्रकाश जी, आज जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, बीजेपी तो इतने लंबे समय विपक्ष में रही, लगातार धरने प्रदर्शन आप करते रहे, लेकिन कभी आपको करने से रोका नहीं गया। क्या कांग्रेस पार्टी को बतौर विपक्षी दल धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या वाकई देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र अपनी धीमी मौत मर रहा है, जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे समय में प्रदर्शन हुए वो इस तरीके से होते थे कि पब्लिक को परेशानी नहीं होती थी, रास्ते जाम नहीं हुआ करते थे। हम लोग जो है सरकार को चेताने के लिए ऐसी जगहों पर प्रदर्शन करते रहे जहां से कोई भी किसी को परेशानी ना हो और सरकार तक वो बात पहुंचे। और जिस तरीके से कांग्रेस आज ये प्रदर्शन कर रही है, ये बेसिकली मुझे नहीं लगता कि ये महंगाई को लेकर के प्रदर्शन है। ये जो नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंगें हैं, जो सीज किए हैं ईडी ने, उससे ध्यान भटकाने के लिए लोग उस पर जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है ईडी की, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले तो महंगाई के मुद्दे पर इन्होंने एक मर्तबा भी प्रदर्शन नहीं करने की कोशिश की। कल भी ये जो संसद में जिस वक्त में महंगाई पर चर्चा हो रही थी, निर्मला सीतारमण जी माननीय मंत्री जब जवाब दे देते तब भी ये उनका जवाब ना सुन करके बाहर आ गए। तो मुझे लगता है कि अराजकता फैलाने का इनका मन बना हुआ है और बेसिकली ये परेशान महंगाई से नहीं बल्कि ईडी से परेशान है, ईडी की कार्रवाई से परेशान। डॉक्टर अंशुल जी, आपने सुना होगा शांत प्रकाश जाटव जी को, वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह की कार्रवाई ईडी की ओर से की जा रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई ईडी की, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, तब ये सवाल पूछा गया कांग्रेस पार्टी से कि आप जब गांधी परिवार पर इस तरह की बात आती है तब विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर आप विरोध प्रदर्शन नहीं करते। तो क्या उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था? सबसे पहले अखिलेश जी, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा, इस्तकबाल करना चाहूंगा एक नई प्रणाली का, एक नई व्यवस्था जो तानाशाही है। जमहूरियत तो अब बची नहीं और उसका प्रमाण बिल्कुल आपके सामने है। मैं ये कहना चाहूंगा कि संसद में जब मंत्री इनकार कर, एक पूर्व मंत्री जब इनकार कर रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं और कांग्रेस निकली है महंगाई ढूंढने को और महंगाई मिल नहीं रही है और गरीब आदमी की थाली पे वस्तुएं ही वस्तुएं हैं, मतलब सब्जी के दाम बढ़े नहीं और आटा, चावल, चीनी, दाल के दाम बढ़े ही नहीं, ये उनके अपने शब्द थे। तो क्या ये गरीब आदमी पे ये मजाक नहीं तो और क्या है? इतनी शर्मनाक बात संसद में कही गई। और आप जानते हैं महंगाई चरम सीमा छू रही है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर है और मंदी है, मुफलिसी है सब जगह। आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है नोटबंदी के बाद, उससे पहले ही। और हम लगातार ये मुद्दा, आपका जवाब दे देता हूं, हम लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं। आपको याद होगा कि कोरोना से पहले ही यहां पर मंदी थी, तालाबंदी थी और बेरोजगारी स्तर रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गया था 45 साल में। मैंने खुद ही बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए थे। हमने ये मुखालिफत करते रहे हैं, हम विरोध करते रहे हैं, हम सरकार को बताते रहे हैं कि बहुत गंभीर स्थिति है, देश आर्थिक संकट में है, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं, वो मानने को तैयार ही नहीं कि कोई समस्या ही है। अगर आप मानने को तैयार नहीं कि कोई समस्या है तो फिर आप नीतियां कैसे बनाएंगे, आप योजनाएं कैसे बनाएंगे और सारा दोष आप विपक्ष को दे देंगे? अरे भाई, 8 साल से सत्ता में आप हैं, हुक्मरानी आपके हाथ में है, सारी व्यवस्था आपके हाथ में है और दोष दे रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को। ठीक है अंशुल जी, इससे पहले कि मैं हेमंत जी के पास जाऊं इस पर उनकी राय लेने के लिए, मैं शांत प्रकाश जी से सवाल करना चाहूंगा। जो बात अंशुल जी ने कही, डॉक्टर अंशुल ने, उन्होंने कहा कि अगर आप समस्या को मानेंगे नहीं तब तक आप उसका निदान नहीं कर सकते। तो आज ही हमने देखा जिस तरह से आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ाया है, साफ तौर पर महंगाई का जो संकट है वो आरबीआई के सामने दिख रहा है। तो यानी सरकार ये तो मान रही है कि महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए कदम उठाया जा रहा है। तो इसमें अगर विरोध किया जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? देखिए, इसमें महंगाई ये केवल भारत में इसका असर है, ऐसा नहीं है। पेंडेमिक के बाद में इसका असर जो है पूरी दुनिया में है
और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में जो स्थिति है हम उससे बेहतर स्थिति में हैं। अभी परसों हमारे निर्मला सीतारमन जी ने स्पष्ट करा कि हमने 200 करोड़ जो है ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। बाकी तमाम योजनाएं अभी तक एज इट इज चल रही हैं। आप ये देखो कि 80 करोड़ लोगों को 2 साल से हम फ्री राशन दे रहे हैं। ये सब चीजें ठीक है, जो मतलब विकट स्थिति में भी हम लोग अपने आप ठीक है शांत प्रकाश जी, मैं यही सवाल में हेमंत जी के पास चीजों को दे पा रहे हैं, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, हेमंत जी के पास यही सवाल लेकर के जाऊंगा। हेमंत जी, जब यूपीए सरकार थी तब बीजेपी इसी तरह से धरना, विरोध प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ करती थी, अब कांग्रेस भी वही कर रही है। इसमें आप क्या देखते हैं कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन का आज सड़कों पर हमने दृश्य देखा, क्या लोकतंत्र में इस तरह की आज़ादी विपक्षी दलों को नहीं होनी चाहिए कि वो सड़कों पर निकल करके अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, ताकि आम लोगों की जो बात है वो सत्ता तक, सरकार तक पहुंचाया जा सके? अखिलेश जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका। और हकीकत यह है कि आज धीरे धीरे मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हम धीरे धीरे एक पुलिस स्टेट में तब्दील होते जा रहे हैं। मेरे जो काबिल प्रवक्ता है बीजेपी के साथी जो अभी बोल रहे थे, जाटव साहब, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब कर रही है सड़कों पर। मैं उन साथी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 3 दिन पहले जब नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग के ऊपर वहां पर जब सीलिंग की प्रोसीजर चल रहा था, तो अकबर रोड और जनपथ और राहुल गांधी के घर पे रोड किसने बंद किया था? दिल्ली पुलिस ने किया था। क्या कारण था उसका? वहां पर क्या कोई लैंड ऑर्डर की सिचुएशन थी? क्या कोई प्रदर्शन था? या किस तरह की स्थिति थी? सवाल अखिलेश जी ये है कि बीजेपी की एक नई जो कामकाज की शैली आ गई है वो है कि पक्ष भी हम हैं, विपक्ष भी हम हैं, और इस देश का नैरेटिव वो है जो हम तय करेंगे। मुझे ये बताइए, अगर विपक्ष महंगाई पर और बेरोजगारी पर, इन तमाम मुद्दों पर अगर प्रदर्शन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ये वही बीजेपी है जो महात्मा गांधी की समाधि पे डांस करते थे ये अपनी मांगों को। लेकिन हेमंत जी, आरोप तो ये है, हेमंत जी, आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर ये है कि जब परिवार पर बात आती है, जब नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ होती है, ईडी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को बुलाकर पूछताछ करता है, तब कांग्रेस पार्टी हरकत में आती है। महंगाई, बेरोजगारी पर जब सवाल पूछा गया कि आपने क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं किया, तब जाकर के वो सड़कों पर उतरे हैं। और वो भी तब उतरे जब महंगाई जो है अब आंकड़ों में कम से कम दिखने लगी है। अखिलेश जी, इस देश का संकट ही ये है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का, ये इस देश का नया नैरेटिव है। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि किस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, आपको याद है 2G के स्कैम के अंदर क्या हुआ था? 2G स्कैम में 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया था इस देश को। और अब 5G की जो वेव्स है वो कुल 1.5 करोड़ रुपए में दे दी गई है, 20 साल में पेमेंट करनी है। क्या ये घोटाला नहीं है? कहीं कोई नैरेटिव दिख रहा है आपको? कहीं कोई सवाल दिख रहा है आपको? ये किसको दी गई है? वो पैसा एक बार में दिया जाना था। ये पैसा 1.5 लाख करोड़ सरकार को, इसकी बोली थी 4.5 लाख करोड़ की, सरकार को मिलेगा 1.5 लाख करोड़, और वो भी 20 साल में मिलेगा। अखिलेश जी, कहीं कोई सवाल है क्या? ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म इस देश में चल रहा है और जो पूरा नैरेटिव बना दिया गया है, चाहे वो मीडिया के थ्रू दुर्भाग्यपूर्ण और या जो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, बेसिकली क्या है कि जब नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ की गई थी गुजरात में 2002 में, तो क्या वहां पर इस तरह के सीन्स नहीं थे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को, आम आदमी को इससे परेशानी नहीं होनी। बीजेपी यही बात तो कहती है हेमंत जी कि जब नरेंद्र मोदी को बतौर जब मुख्यमंत्री बुलाया गया था, तब वहां पर बिल्कुल कोई धरना, प्रदर्शन, विरोध कुछ भी नहीं हुआ था, वो शांति से गए थे, वापस आ गए थे। बहरहाल, दूसरा मुद्दा है आपने जो उठाया है, शांत प्रकाश जाटव जी, जो बात आज सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन्होंने कहा कि अभी इस समय हम देश में जो देख रहे हैं वो लोकतंत्र की मृत्यु है, लोकतंत्र की मौत हो रही है। ये एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। और आज जिस तरह से लगाया, हालांकि कोई पहली बार उन्होंने बात नहीं कही, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आज जिस अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर देश में लोकतंत्र का हो क्या रहा है, डेमोक्रेसी कहां जा रही है। दरअसल राहुल गांधी जी ने जो आज बड़ी बात कही है, जिस समय इन्होंने 1.5 लाख लोगों को एक रात में इनकी दादी ने जो है अरेस्ट कराया था, तब ये बहुत छोटे थे। 1.5 लाख लोग उस वक्त में एक रात में बंद कर दिए गए। इसको कहते हैं हिटलरशाही, इसको कहते हैं अराजकता। किस तरीके से प्रेस का गला घोटा गया, किस तरीके से पूरा का पूरा भारत जो है उसको बंधक बना दिया। 42 से ज्यादा ऐसे अमेंडमेंट कर दिए संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश चलाने के लिए बनाए थे, इन्होंने देश बिगाड़ने के लिए उसमें अमेंडमेंट कर दिए। तो इस तरीके से
अगर इनको अनुशासनहीनता की बात करनी है, हिटलरशाही की बात करनी है, तो अपनी दादी के जो वो पन्ने हैं इतिहास के, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। 1984 में जिस तरीके से सिखों को जलाया, 1991 तक उन लोगों की जो है FIR तक नहीं हुई, उसको कहते हैं हिटलरशाही। इन्होंने जो हालात देश के अंदर पैदा किए, अपने इतिहास को तो जान लें। ठीक है डॉक्टर अंशुल, आपने सुना शांत प्रकाश जाटव जी को, जो बात बार बार कांग्रेस के नेता पिछले 8 साल से कह रहे हैं कि देश में सभी संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, अघोषित आपातकाल है, लेकिन बीजेपी तो आज भी यही कहती है। दो बातें, पहली बात तो इंदिरा गांधी के समय तो आप अघोषित तो छोड़ दीजिए, घोषित आपातकाल लगा था। दूसरी बात, आज जो रविशंकर प्रसाद ने कही कि राहुल गांधी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं देश में, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। चलिए फिर ले आए इमरजेंसी, मतलब अयोग्य आप, अक्षमता आपकी, आपने कोई तैयारी नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं किया, सारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी दुर्गति हो गई, वो तबाही हो गई, और जवाब देंगे इमरजेंसी में, जो इतने साल पहले हुआ था। इमरजेंसी हुआ था, उसके जवाब मिल चुके हैं, और आप क्या इमरजेंसी इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं क्या? बार बार उसको वैलिडेट करना चाहते हैं क्या? ये कहना चाहते हैं कि हाँ आपने इमरजेंसी की थी, लेकिन हमसे उनसे भी खराब हम व्यवस्था करना चाहते हैं। देखिए यहां पर जो अघोषित आपातकाल की जो बात की जा रही है, उसका प्रमाण बिल्कुल आपके सामने है। यहां पर जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनको हथियार बना के विपक्ष के नेताओं के ऊपर उनको छोड़ा जा रहा है। जो कानून है उनका दुरुपयोग हो रहा है, जो विपक्ष की आवाज है उसको दबाया जा रहा है, उनको बोलने नहीं जा रहा। हम मुखालिफत भी नहीं कर सकते, हम विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, हम संघर्ष भी नहीं कर सकते, जो गरीब आदमी के मुद्दे हैं वो भी नहीं उठा सकते। निजता का हनन हो रहा है। अब चीन यहां हमारी जमीन में बैठा है और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि न कोई घुसा हुआ है, न कोई घुसा आया है। हम बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, बार बार इस सरकार को कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं, मनमानी कर रही है, तो और क्या कर सकते हैं? हम तो सड़क पे जाके संसद से सड़क तक, ये कोई नई बात नहीं है, ये नया नारा नहीं है अखिलेश जी, ये पहले से हो चुका। हम कई बार ये मुद्दे उठा चुके हैं जब से ये सरकार आई, और मैंने सामाजिक जो व्यवस्था है उसकी तो बात ही नहीं की। जो वाद विवाद पैदा कर रहे हैं आप, जो जज्बातों से खेल रहे हैं, जो भावनाओं से आप खेल रहे हैं, और फिर कहते हैं आप चुनाव जीत रहे हैं, बार बार आप चुनाव जीत रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। महज 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था, ईडी ने महज 4,000 करोड़ रुपए इकट्ठा रिकवर किया था। ईडी की बात तो छोड़िए, मुझसे आप पूछ रहे, एक सवाल है अखिलेश जी, एक सवाल है, तरफदारी, ईडी की तरफदारी की बात आती है ना, पक्षपात की बात आती है। आप मुझे एक चीज बताइए, महाराष्ट्र में 17 ऐसे शिवसेना के विधायक हैं जिन पे ईडी की नजर लगी हुई थी, अब वो बदल गए हैं, अब बीजेपी की तरफ आ गए हैं, तो क्या नजर हट जाएगी? मैं आप दोनों से अपील करूंगा कि आप एक सेकंड के लिए मेरी बात सुन लें, डॉक्टर अंशुल शांत प्रकाश जी, क्योंकि हम हेमंत अत्री जी के पास जाना चाहते हैं। शांत प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा जी, कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। जी 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 शांत प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आता हूं, लेकिन हेमंत अत्री जी के पास जाना चाहता हूं। हेमंत अत्री जी, आपको याद होगा 2014 में बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था कि जो यूपीए के 10 साल का शासन रहा, इसमें कमजोर प्रधानमंत्री थे, पीएमओ की जो गरिमा थी वो गिरा दी गई, इसलिए देश को मजबूर नहीं, एक मजबूत सरकार चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर 2014 में 2019 में बीजेपी ने लड़ा चुनाव, और 300 से ज्यादा सीटें वो जीत करके अपने बूते पर आए। तो क्या आपको लग रहा है कि देश में एक मजबूत सरकार ठीक थी, या देश में एक मजबूर सरकार ठीक थी? देखिए अखिलेश जी, ना तो देश में ऐसी मजबूत सरकार होनी चाहिए कि वो किसी की सुने ही ना, और ना ऐसी मजबूत सरकार होनी चाहिए कि जिसमें किसी की कोई जवाबदेही ना हो। दोनों ही सिचुएशन एक्सट्रीम है। और उसी तरीके से जैसे कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो कहते हैं वो इमरजेंसी की आड़ लेते हैं, तो क्या इमरजेंसी को वैलिडेट करते हैं क्या? वो ना तो वो इमरजेंसी अच्छी थी, और ना ये अघोषित इमरजेंसी अच्छी है। और जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की सांसदों को ना केवल आज बल्कि इससे पहले भी घसीट के, आपने तो कहा कि उठा के उनको गाड़ी में डाला, अगर आप उन पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे पूरी, तो उनको घसीट के गाड़ी में डाला गया है दिल्ली की सड़कों पर। क्या वो किसी तरीके का लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कर रही थी? सवाल ये है नहीं अखिलेश जी, सवाल केवल ये है कि क्या डेमोक्रेटिक वॉइसेस इस देश में रहेंगी या नहीं रहेंगी। अभी मैं सुन रहा था रविशंकर प्रसाद जी को, वो पूछ रहे थे कांग्रेस से कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं रविशंकर जी से कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? उनकी पार्टी में आज तक अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ है? आपने कभी देखा है चुनाव?
किसी पार्टी बीजेपी के अंदर किसी भी पद के लिए, किसी स्टेट प्रेसिडेंट के लिए हुआ हो, कहीं वोटिंग होती बीजेपी में तो मंडल, ये लोकतंत्र की लेकिन बात शांत करते हैं। प्रकाश जी आप बेहतर होगा आप इसका जवाब दें, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े रहे हैं। शांत प्रकाश जी, क्या बीजेपी में चुनाव नहीं होते हैं? क्या बीजेपी में चुनाव नहीं होते? ऊपर से मनोनयन किया जाता है अध्यक्षों का, मंडल से लेकर के ऊपर तक? नहीं, बिल्कुल इनको मालूम नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं, और हम लोग वोट दे करके ही अपने नेताओं को चुनते हैं। ये जो बात कह रहे हैं, और फिर आप एक चीज और देखें ना, हम परिवार के व्यक्ति। अखिलेश जी, एक सवाल है, आज तक एक अध्यक्ष का नाम बताएं जो इस तरीके से चुना गया हो। एक अध्यक्ष, ये मुझे बताएं कि नहीं, वो कह रहे हैं वाइस वोट से नहीं, वाइस वोट से होता है, वोट डाल के नहीं होता है, बैलेट बॉक्स में नहीं होता है। नेताजी से पहले जो अध्यक्ष थे, उनसे पहले कौन अध्यक्ष थे? हर 3 साल 5 साल के बाद में हमारे अध्यक्ष जो है वो नए चुने जाते हैं, एक ही परिवार के नहीं। मालूम पड़ रहा है कि आज क्या नाम है, राहुल जी हैं, कल मुझे तो यही नहीं मालूम आपके अध्यक्ष इस वक्त में है कौन, शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। तो ऐसे चलेगा क्या? ये लोकतंत्र है, परिवार तंत्र है। काहे के लिए आप लोग जो है ना अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब दोगे कि हम परिवार की चाकरी में लगे? लेकिन शांत प्रकाश जी, जो हेमंत जी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया अघोषित आपातकाल का, वो ये कह रहे हैं कि आप आपातकाल का उदाहरण कब तक देते रहेंगे? उसको लेकर तो कांग्रेस माफी भी मांग चुकी है, लेकिन आज पिछले 8 साल से देश में अघोषित आपातकाल है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। तो हमेशा याद दिलाया जाएगा, वो तो इन्हें हमेशा याद दिलाया जाएगा, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो उसी पे आधारित है, और उस पे चूंकि ये आधारित है तो माफ करने पर ये बरी नहीं होंगे। उस चीज को तो ये हमेशा सुनेंगे, और उसका इनको खामियाजी भी भुगतना पड़ेगा। जी, डॉक्टर अंशुल, आपके पास आना चाहूंगा। संसद का सत्र चल रहा है, 2 हफ्ते सिर्फ इसी बात को लेकर के नहीं चल पाया कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। अब महंगाई पर चर्चा हुई तो अब नेशनल हेराल्ड वाला मामला आ गया। क्या आपको लगता नहीं कि विपक्ष अगर सदन की कार्यवाही चलने दे तो ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी बात आम लोगों तक पहुंचा सकता है? ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर 2 घंटे के लिए अगर बात हुई महंगाई पर, और वो भी सीधा सीधा जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने इनकार कर दिया स्वीकार करने से कि महंगाई है कि नहीं, तो ये तो उनकी तबीयत है, ये तो उनकी फितरत है। 2 हफ्ते बाद एडजर्नमेंट मोशन पे एडजर्नमेंट मोशन हम देते रहे कि भाई आप महंगाई पे, इस मुद्दे पे आप चर्चा करिए, संवाद करिए। इस सत्र के पहले आगाज में प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि वाद विवाद भी होना चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, ये सब होना चाहिए संसद में। लेकिन ये सब खोखले सरकार नहीं चाहती थी कि कभी भी ऐसा हो, और यहाँ पर हल तो ढूंढा ही नहीं है, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और वित्त मंत्री जी ने इतना बोला कि भाई ये राजनीतिक भाषण है, मेरे पास कोई हल नहीं है, ये राजनीतिक भाषण है। अरे यादव जी सुन लीजिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप सुन लीजिए ना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ने बोला, उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक भाषण दे रही हूं, आपको सुनना पड़ेगा, और उसमें उन्होंने बुराई की, यूपी में आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। यूपी में जो हमने इतिहास गवाह है। अगर अच्छा किया है या बुरा किया है ये मत भूलिएगा कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था यूपीए के समय। हमारी औसत की जीडीपी की 8% को गिरा के आपने -6.1 कर दी, और आपने हमारे क्या नाम है दक्षिण भारत, ये आप तो कहते रहते हैं कि यूपीए में क्या किया, नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया। देखिए इतिहास किसी को नहीं छोड़ती, अगर अच्छा नहीं किया तो इतिहास गवाह है, वो जमीन पर काम करेगी, वो लिखेगी, जनता के लिए काम करें, अपनी बात तो बताइए, संसद में अपने पक्ष रखें, जो समझ में नहीं आता है उसके निवारण के लिए भी अपने प्रश्न रखें। ऐसे नहीं है कि मोर्चा छोड़ करके भाग जाएंगे। आप ये ढूंढ रहे हैं जिस तरीके से आप अमेठी से भाग गए। मैं हेमंत अत्री जी को फिर से लाना चाहूंगा, क्योंकि गतिरोध बन गया है सदन में। हेमंत जी, गतिरोध को दूर करने के लिए आपको बीच में आना पड़ेगा। यही बात अंशुल जी हेमंत जी से पूछ लेते हैं। संसद में है खामियां, नहीं है, हम झेलेंगे। कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, डॉक्टर अंशुल भी है। डॉक्टर अंशुल, में हेमंत जी को लाना चाहूंगा चर्चा में। संसद सत्र को लेकर के आपसे पूछना चाहेंगे हेमंत जी, 2 हफ्ते जो है वो धुल गए मानसून सत्र के, और सरकार का कामकाज अब जाकर के शुरू हुआ है। सत्र ऐसा लगता है कि छोटे होते जा रहे हैं, और जो हंगामा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अखिलेश जी। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दल सरकार के ट्रैप में क्यों फंसते जाते हैं। क्यों किसी एक पर्टिकुलर रूल पे 267 या किस रूल के तहत हम बहस करेंगे महंगाई पे, उस पे
ये कोई लड़ाई की या झगड़े की या 2 हफ्ते तक संसद में गतिरोध कायम करने की कोई बात नहीं है। सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि उनकी जो बातें हैं अंदर की, चाहे जो उनकी नाकामियां हैं, जो विफलताएं हैं, वो संसद में डिस्कस ना हो सके। और कांग्रेस पार्टी और सारा अपोजिशन उनके ट्रैप में खुद ही चल के चला जाता है कि हम फलां रूल के तहत करेंगे। सवाल ये नहीं है। सवाल अखिलेश जी ये है कि संसद जो एक प्लेटफॉर्म है इस देश का सबसे बड़ा, वो डिबेट का है, डिस्कशन का है और तमाम पॉलिसी फ्रेमिंग का है। और उसमें अगर 2-3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का सेशन है, जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि भाई बहुत छोटे सेशन हो गए हैं, और उसमें 2-2 हफ्ते तक इस तरह के गतिरोध बनाएंगे तो सरकार को तो लाभ है। विपक्ष को एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि छोटे इश्यूज को छोड़ करके एक्चुअल मुद्दे पे आए, सरकार को कटघरे में खड़ा करें इन तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे सरकार की वादा खिलाफी है। सरकार ने, आपको पता है, जब मोदी की सरकार आई थी 2014 में, तो पहला क्या फैसला किया था? ब्लैक मनी के ऊपर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी अखिलेश जी। आज तक उस एसटीएफ ने किया क्या है, कोई मुझे बता सकता है? बीजेपी के मेरे काबिल प्रवक्ता बैठे हैं यहां पर, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ये सवाल पूछ ही नहीं रहा। कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी दिशा से भ्रमित हो गई है। एक्चुअल में जो विपक्ष की असली भूमिका है उसको जगाना पड़ता है। ठीक है। और जगाने में भी क्या है, उसमें मैसेज ये जाता है कि वो गांधी परिवार को बचाने के लिए निकले हैं। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर ये सारे प्रपंच का समापन करना है तो बेस्ट तरीका यह कि वो ईडी के दफ्तर में धरना दें और ये कहें कि जी हमें अरेस्ट करिए आप। फिर देखते हैं ईडी अरेस्ट करती है कि नहीं करती है। खैर, उन्हें आज हिरासत में तो लिया गया है। बहरहाल ये ऐसी